Students, now we are going to read part 6 of the chapter The Rise of Nationalism in Europe. In the previous section, you learned how to visualize the image of a nation. Today, two technical terms here given, nationalism and imperialism. यह दोनों टॉपिक को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। कैसे, वो जाने। जैसे मान लिया जाए कि एक सोसाइटी में आप रह रहे हैं। मान लिया जाए कि उस सोसाइटी में दो परिवार हैं। दोनों परिवार में बच्चे हैं। तो हर परिवार अपने बाल बच्चों को काफ़ी प्यार करता है और माता पिता की नज़र में उनके बच्चे काफ़ी अच्छे हैं। तो ये हो गया नेशनलिज्म। लेकिन अगर कोई परिवार ऐसा मानता है कि हमारे बच्चे हमारे पड़ोसी के बच्चे से काफ़ी सुपीरियर है, तो इसे इम्पीरियलिज्म कहते हैं। तो बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century, nationalism no longer retained its idealist, liberal, democratic sentiment of the first half of the century, but became a narrow creed with limited ends. It means that 19वीं शताब्दी के अंत तक हम देख सकते हैं कि पूरे यूरोप में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट का जो रूप देखने को मिला वो नैरो क्रीड था। कहने का मतलब नेशन स्टेट तो हो गए बहुत सारे देश, जैसे हमने पढ़ा जर्मनी, इटली, ग्रीस, फ्रांस, पर ये नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स का दूसरा रूप देखने को मिला, जिसे इम्पीरियलिस्ट एम्स कहा जाता है। इस समय एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई, बाल्कन को लेकर। यह बाल्कन एरिया जो था, यहाँ पर नेशनलिस्ट टेंशन देखने को मिला 1871 में। यह बाल्कन एरिया मेडिटेरेनियन सी के पास है। वही बाल्कन आज कई देशों में बट गया है, जैसे बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, और यहाँ के निवासियों को स्लाव कहते थे। और बाल्कन एरिया पर कब्जा ओटोमन एम्पायर का था, जो एक मुस्लिम एम्पायर था। अब ये बाल्कन निवासी जो थे, जो कई कॉलोनी में बसे हुए थे, ये चाहते थे कि जल्द से जल्द हम ओटोमन एम्पायर से मुक्त हों। तो धीरे धीरे ओटोमन एम्पायर कमज़ोर होता चला गया, जिसके कारण यह बाल्कन कॉलोनी जो थी, बहुत सारी कॉलोनी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते चले गए
और नेशन स्टेट का रूप धारण कर लिए। और यह नेशन स्टेट का रूप जब धारण हुआ तब इन्होंने आस पड़ोस के इलाकों पर भी अपना अधिकार जमाना चाहा। यह बाल्कन एरिया काफ़ी फर्टाइल था। इस समय यूरोप में दो गुट बन गए थे, एक सेंट्रल पावर और एक एलाइड पावर। जैसा कि आपने पढ़ा था जब क्लास 9 में राइज ऑफ नाजिज्म पढ़ाया जा रहा था, तो सेंट्रल पावर्स में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, जबकि एलाइड पावर में इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया ये सब थे। और ये दोनों ही गुट बाल्कन को चाहते थे कि ये कब्जा कर लें बाल्कन एरिया को। और इन्हीं दोनों गुटों में जो संघर्ष हुआ आगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक प्रमुख कारण बना, यही बाल्कन प्रॉब्लम। तो धीरे धीरे यह नेशनलिस्ट फीलिंग्स का रूप भयावह देखने को मिला। जैसे अपने भारत में व्यापार करने के लिए बहुत सारी कंपनियां आई, पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, और इसमें सबसे पावरफुल जो थे वो ब्रिटिश हुए। और ब्रिटिश चाहते थे कि हम अन्य कंपनियों को हम कमज़ोर कर दें, जिससे व्यापार पर मोनोपोली सिर्फ ब्रिटिश का ही बना रहे। तो एंटी इंपेरियलिस्ट एम देखने को मिला इस समय। 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसमें काफ़ी नुकसान हुए। और तो कहीं नुकसान हुए तो कहीं पर यह भी देखने को मिला कि नेशनलिस्ट लोग एकजुट हुए, जिसके कारण उनके यहाँ से इंपीरियल रूल भी समाप्त हुआ। जैसे अपना भारत देश जो लगभग 200 सालों तक गुलाम रहा और सभी भारतवासियों के प्रयास से हमारा देश इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में उभरा। तो हम जानते हैं कि एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना ही इंपीरियलिस्ट एम को जड़ से उखाड़ने में मदद किया। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद को विकसित किया और सभी चाहते थे कि नेशन स्टेट हो। तो इसके लिए हमें कलेक्टिव आइडेंटिटी पर भी ध्यान देना होगा। तो मैंने आपको यह लेसन पढ़ाया। अब इस पूरे पार्ट को आप काफ़ी अच्छे से पढ़ें और समझें।
If you have any problem, then you ask questions, discuss with me. Thanks.